मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी अभी इंटरव्यू दिए हैं 1 2 3 3 साल पहले, तो वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो आज का ये प्रेजेंटेशन जो है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। और याद रखने की चीज है कि आज जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड शिव कुमार जी। एक सेकंड तिवारी जी। तो जैसा मैं बता रहा था कि कई लोग हैं यहाँ जो अभी अभी इंटरव्यू दिए हैं, तो उनका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा हमें। और हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहले तो ये कि हाँ, जो कुछ बेसिक्स हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद कैसे वो बेसिक्स की तैयारी हम करेंगे, कैसे उसके बारे में सोचेंगे, क्या करेंगे उस वक्त, पहले में जब इंटरव्यू हो रहा है उस वक्त, और बाद में क्या करना है। तो पहली चीज तो ये हम बात करेंगे। दूसरी चीज कि हम कहेंगे कि बी वेल प्रिपेयर्ड, आप पूरी तरह से तैयार होके जाएं। और तैयारी जो है वो एक रात पहले या एक दिन पहले नहीं होती, तैयारी बहुत पहले से होती है, क्योंकि काफी पढ़ना पड़ता है। किसी भी इंटरव्यू के लिए पढ़ना, नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको लगेगा नहीं, अगर आप मान लीजिए कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप सोचेंगे आपको इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है, लेकिन वो भी पढ़ना जरूरी होगा। बताऊंगा मैं कैसे वो जरूरी है, और उसके बाद फॉलो अप कैसे करेंगे। तो ये 3 चीजें हैं, बेसिक्स क्या है, प्रिपरेशन कैसे हो, और फॉलो अप क्या करें। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये एक हम लोग डिस्कशन की तरह रखेंगे। मैं खासकर जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे चाहूंगा कि वो सवाल पूछें और बोलें उनके मन में क्या आ रहा है, ताकि हम लोग भी उससे उस पर थोड़ा जवाब दे सकें, आपको गाइड कर सकें या आपसे कुछ सीख सकें। और जैसा मैंने बताया, कई लोग हैं यहाँ पर जो अभी अभी इंटरव्यू दिए हैं या इंटरव्यू लेते रहे हैं, वो भी अपना अनुभव कुछ शेयर करेंगे। शिवकुमार जी, नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो ये जो है, आप जानते हैं कि जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो हम सभी नर्वस हो जाते हैं, चाहे आप 17 साल के हो या 70 साल के हो। वो एक आम चीज है, नॉर्मल है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आप हमेशा रिलैक्स्ड रहें, क्योंकि आपके घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने पूरी तैयारी की है तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आप कर सकते हैं। आपने, बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ी है। उसमें एक सूत्र वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तो वो एक दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर हमने परिश्रम किया है तो हमने अपना कर्म पूरी तरह किया है। तो मेरे घबराने से, आज एक रात पहले या एक दिन पहले घबराने से कोई अंतर नहीं आने वाला। तो असली चीज है कि रिलैक्स कीजिए, अपना दिमाग रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आप तब अच्छी तरह सोच पाएंगे इंटरव्यू के दौरान। एक्सक्यूज मी। अब हम इंटरव्यू पर आते हैं। अगला स्लाइड शिवपाल जी। ओके, मुझे फोन में छोटा दिख रहा है इसलिए, लेकिन दिख रहा है तो इसलिए आसानी है, और मेरे कंप्यूटर पर है ये पावर पॉइंट्स। तो इंटरव्यू है क्या, ये पहले सोचना हमको। हम में से बहुत लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो सोचते हैं कि जैसे पुलिस पूछताछ करती है आपको थाने में बुला के, वैसे कोई इंटेरोगेशन हो रहा है। वो इंटेरोगेशन नहीं है, इसलिए उसके चलते भी, वैसा सोच के भी हम घबराते हैं। वो हमारा इंटरव्यू जो है वो इंटरोगेशन नहीं है। इसलिए आप रिलैक्स कीजिए, अपने को शांत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमसे जैसे पुलिस पूछती है वैसे पूछा जाएगा। पुलिस का काम कुछ दूसरा है। जो इंटरव्यू है उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, और वो क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व योर पर्सनैलिटी इफ यू कैन फिट इन द टीम। जब भी आप काम करने जाते हैं, चाहे आप रेलवे गार्ड की नौकरी के लिए जाएं, या आईएएस के इम्तिहान के लिए जाएं, या बहुत बड़े साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाएं, लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं
उस टीम में आप फिट कर पाएंगे या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या नहीं। ओके, बहुत लोगों की पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। आप सब स्टोरी जानते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर्मी के लिए कई लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। दो नाम हमेशा लिए जाते हैं, अमिताभ बच्चन का और हमारे जो बहुत ही प्रिय प्रेसिडेंट थे APJ कलाम साहब का। वो दोनों SSB में फेल कर गए थे, उनको आर्मी की नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन दोनों बहुत नाम कमाए। आप सब जानते हैं आर्मी की नौकरी इसलिए नहीं मिली कि आर्मी ने सोचा कि वो उस टीम में, आर्मी की जो टीम है उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। और वो बात सही है, उसकी जरूरत अलग है। अगर आप गार्ड बनना चाहते हैं तो उस टीम की जरूरत अलग है। अगर IAS बनना चाहते हैं उस टीम की अलग जरूरत है। अगर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं उस टीम की अलग जरूरत है। तो जब इंटरव्यू कोई लेता है आपका, तो वो चाहता है कि वो समझे कि आप उस टीम में फिट कर पाएंगे या नहीं। वो जरूरी है, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो, पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप उस टीम में फिट करें। दूसरा उद्देश्य जो है वो है कि उस काम के बारे में आपका नॉलेज कितना है, तो वो जरूरी है समझना। और नॉलेज का मतलब है अगेन, जो काम आप, जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस काम के बारे में आपका क्या नॉलेज है। दूसरी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं, उस काम के बारे में आपका क्या नॉलेज है। दूसरी चीजों के बारे में अगर आपका नॉलेज है और उससे जो काम का नॉलेज है उसकी पुष्टि होती है, तो वो बहुत अच्छा है, वो एडेड बोनस है। लेकिन आपके काम का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि आपका व्यक्तित्व और आपका जो नॉलेज है उसको देखते हुए आप उस इंस्टीट्यूशन को, जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको क्या फायदा होगा, कितना आप कंट्रीब्यूट कर पाइएगा उसको, तो वो सोचना है। अगर आप IT के आदमी हैं और कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपका अलग काम होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपका अलग काम होगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी नॉलेज है सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के अलावा, तो आप उस टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाइए, तो वो भी लोग देखते हैं। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो कि इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। अगेन, ये इंटरोगेशन नहीं है, इसलिए घबरा के नहीं जाना है, अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करके जाना है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ठीक से सोच सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं। शिवकुमार जी आगे वाला बढ़ाइए। और इसके पहले कि हम आगे वाले पर बात करें, कोई सवाल है किसी का? ठीक है, अभी तो शुरू ही किया है, सवाल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम कि बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो मैंने बताया था कि हम बात करेंगे। नहीं सर, आई एम सॉरी, कुछ बोल रहे हैं कोई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, कौन है? सर मैं अमन। हाँ अमन बोलो। सर ये पूछना चाह रहा था कि सर आपने जैसा बोला कि हमें माइंड को रिलैक्स करना होता है इंटरव्यू देते टाइम, तो सर वो चीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सर, रिलैक्स करना। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए अपने माइंड को? बहुत अच्छा सवाल है अमन, और हम थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा हमें आगे जाने दो, और अगर तुम्हारी सवाल का जवाब बात करेंगे, और तुमसे भी पूछेंगे कि तुम कैसे अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, तो तुम भी थोड़ा सोच। हम बताएंगे। हाँ, और सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और जैसा बताया, और लोग भी हैं, सबसे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, वो सबसे अहम सवाल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, तो हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, पहले की इंटरव्यू के पहले क्या करें, इंटरव्यू के दौरान क्या करें, इंटरव्यू के बाद क्या करें। तो पहले है बिफोर द इंटरव्यू। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि ट्राई टू रेस्ट एज मच एज यू कैन बिफोर द डे ऑफ इंटरव्यू। तो अभी अमन ने जो सवाल पूछा था उसका एक तरीके से जवाब है ये, कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं पटना से दिल्ली या मद्रास से बेंगलोर, आपको टाइम लगेगा वहां जाने में, 1 दिन टाइम लगेगा। पटना से दिल्ली जाने में 1.5 दिन टाइम लगेगा। तो अगर आपको ये पता है, या दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या पटना में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इन सब जगहों में जाने में टाइम लगता है, ट्रैफिक होती है, ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन बंद हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप
एक दिन पहले पहुंचने की सोचें। ऐसा हमेशा आपके जीवन में होता रहेगा, होता हुआ होगा, लोग बताएंगे कि कैसे कैसे, कई कहानियां इसके बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जरूर सोचें कि जब आप टिकट ले रहे हैं या प्लान कर रहे हैं जाने का, तो सोचें कि अगर शहर से शहर में है तो कम से कम 1-2 घंटा पहले पहुंचने का सोचें। अगर किसी दूसरे शहर में जाना है तो एक दिन पहले पढ़ने का सोचें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको फिर घबराहट नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी। तो एक तरीका है अपने को थोड़ा रिलैक्स करने का, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यू का समय नजदीक आएगा और आप वहां नहीं पहुंच पाए होंगे, आपकी घबराहट बढ़ती जाएगी, फिर वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे आप। दूसरी चीज, इंटरव्यू के करीब करीब आधे घंटे पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स में चले जाना चाहिए। ये नियम, मैं कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं बता रहा हूं कि ये यही इंटरव्यू वाले सोचते हैं, लेकिन ये एक गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा समय लेकर वहां मौजूद रहें। अगेन, उससे आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहता है। अगर आप पहले जाएंगे तो आप जाकर, अगर बहुत पहले पहुंच चुके हैं तो बगल के किसी कैफे में, या बहुत सी कंपनियों के बिल्डिंग में ही कैफे होते हैं, वहां बैठ के एक कप कॉफी पीजिए, एक कप चाय पीजिए, और आपका दिमाग उससे रिलैक्स होगा। तो अमन एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं अपने को रिलैक्स करने की, ये मैं बता रहा हूं इसके द्वारा। तो जल्दीबाजी में जब आप रहेंगे तो आप जरूर घबराएंगे, निश्चित है। आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी इम्तिहान के लिए जा रहे हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप जरूर घबराएंगे। तो इसलिए समय को, जब आपके पास समय है तो उसका उपयोग कीजिए, पहले पहुंचिए, रिलैक्स कीजिए। और जब भी इंटरव्यू का समय है उसके 5 मिनट पहले तो आपको जरूर ही वहां मौजूद रहना चाहिए इंटरव्यू के दरवाजे पर, ताकि जब वो दरवाजा खोला जाए या आपकी जरूरत पड़े, आपको पुकारा जाए, तो आप वहां मौजूद रहें। और इन सबों का एक ही उद्देश्य है, ऑलवेज बी ऑन टाइम। ये चीज ऐसी है जिसको हम जितना कहेंगे उतना कम है, और जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो हमने बहुत बातें की कि कैसे समय पर पहुंचना है, लेकिन उद्देश्य यही है कि ऑलवेज बी ऑन टाइम। एक दूसरी तरफ मुड़ते हैं तैयारी की। बी वेल ग्रूम्ड एंड क्लीन। थोड़ा ठीक से तैयार होके जाएं, अपने को साफ सुथरा करके जाएं, नहा के, ब्रश करके, दाढ़ी बना के, इस तरीके की चीजें पूरी तरह तैयार होके, अच्छी तरह तैयार होके। जब आप वहां बैठते हैं तो अपना नाक मत छूते रहें, अपने पैर मत हिलाते रहें। इससे आपका नर्वसनेस जो है, ये साबित होता है कि आप बड़े नर्वस हैं, बड़े घबराए हुए हैं। तो उस करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस उम्र में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा आगे चल के। ड्रेस प्रॉपरली। और ये सब मैंने कुछ सवाल यहाँ दिए हैं, जैसे हमेशा आपको टाई और जैकेट में नहीं जाना है। बिजनेस कैजुअल एक ड्रेस का तरीका है जिसमें आप शर्ट पहन के ऊपर से कोट पहन लेते हैं। तो नॉर्मली आजकल बिजनेस में वही चलता है, टाई बहुत कम लोग पहनने लगे हैं अब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसा ड्रेस आप करेंगे, वो कैसी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप रेलवे गार्ड के लिए जा रहे हैं और आपके पास एक मोटा कुर्ता है और धोती है, तो शायद ठीक है। एक मोटा पैंट है और धोती कुर्ता है, मोटा पैंट और कमीज है, तो ठीक है। मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको सोचना होगा। मे बी आपके पास एक फुल पैंट होना चाहिए, एक शर्ट होनी चाहिए। यूपीएससी के लिए जब जाते हैं तो वो लोग शायद अभी टाई और सूट चाहते हैं, मुझे पता नहीं ठीक से। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं उस नौकरी के लिए तैयार होके जाइए। अगर बैंकिंग इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो शायद आपको टाई की जरूरत पड़े, ये सोच के जाना है। कहने का मतलब है कि जो तैयारी करनी है उसको ड्रेस प्रॉपरली। बहुत हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे तो इंप्रेस करेंगे, वो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ बहुत लोग आर्मी के हैं, सबको पता है, हमें बताया जाता था कि तुम्हारे पास एक डार्क पैंट, व्हाइट शर्ट और अच्छा जूता होना चाहिए, दैट्स ऑल। और उसी से तुम सुंदर लगोगे, अच्छे लगोगे। बाद में टाई वही हम लोग पहनते थे, लेकिन वो एक जरूरी चीज थी।
तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कपड़े साफ होने चाहिए, फटे हुए ना हो। ओके, कोई हाई क्लास क्लोथिंग और बड़े बड़े चमकदार जूतों उनकी जरूरत नहीं है। कभी कभी ये चमकदार जूते इस तरीके की चीजों से आप टर्न ऑफ कर देते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको नाराज कर देते हैं। नो फैंसी क्लोथ्स, अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं उसके लिए इंटरव्यू है तो शायद जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मेरे ख्याल से उनको जरूरत ना पड़ेगी। एक जरूरी चीज है जो हम लोग नहीं कभी सोचते हैं, कैरी हैंडकरचीफ। एक हमेशा रुमाल साथ में रखिए, क्योंकि अगर आपको कफ आता है, खांसी आती है या छींकते हैं आप, तो उस वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी। और जब भी ऐसा करें तो अपना मुंह हमेशा हाथ से कवर कर लें। ओके, और बाद में उस हैंडकरचीफ को, उस हैंकी को यूज करें, रुमाल का उपयोग करें, पोंछ लें अपना मुंह। एक तीसरी जो एक और बात मैं कहना चाहता हूं वो है कि इंटरव्यू के पहले जो भी खाना खाएं, अगर नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, पता नहीं आपका कब इंटरव्यू है, लेकिन आपके पेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, क्योंकि जब भूख लगी रहती है तो इंटरव्यू ठीक नहीं जाता है। मैं बता सकता हूँ अपने अनुभव से। मैं आपको यहाँ एक लिखा है मैंने, तिवारी डियो स्टोरी, मुझे अच्छी तरह याद है। एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जहाँ मैं काम करता था, तो उसका एक इंटरव्यू था। तो उसमें कई लोग थे, तो जब होटल में लोग ठहरे थे तो उसके पहले ही कई तरीकों से हमें बताया गया था कि खूब नाश्ता मत करना जोर से, जैसे सॉसेज ये सब मत खाना, क्योंकि उससे पेट खराब होता है। लेकिन सॉसेज लोगों को इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, और होटल बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा स्प्रेड था, कई तरीके के ब्रेकफास्ट थे। लोगों ने देखा, सुबह उस पर टूट पड़े, तो सारा कहा कराया पानी हो गया और लोगों को तकलीफ हुई। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि किसी ऐसी जगह पर आप जरूर जाएंगे, पहले शाम को इंटरव्यू के पहले अगर किसी होटल में ठहरे हैं तो वहां पर अच्छा खाना दिखेगा, या रेस्टोरेंट में गए अच्छा खाना दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि दूसरे दिन अगर इंटरव्यू है तो आपका पेट वो ठीक होना चाहिए। ये कुछ पर्सनल चीजें हैं, लेकिन इनकी बहुत जरूरत होती है तैयारी में, तो इसको नकारना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये छोटी चीज है। आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगी आपकी, तो आप नहीं दे पाएंगे इंटरव्यू। तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। और लास्ट चीज ये कि बी वेल हाइड्रेटेड, पानी आपके पास होना चाहिए और पानी पी कर जाएं, क्योंकि गला सूखता है इंटरव्यू के दौरान। तो अगर कोई टेबल पर पानी रखा है या चाय रखी है तो उसको नकारिए नहीं, उसका यूज कीजिए। ठीक है, और कोई सवाल इस पर? शिकवार जी अगला स्लाइड फॉरवर्ड करें। ओके, ये है ना ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, जब आप जाते हैं वहां तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। हाथ मिलाना एक कॉमन चीज है हर इंटरव्यू के लिए करीब करीब। आजकल कहीं कहीं मैंने देखा है कि नमस्ते भी चलता है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो समझ के सोच के जाइए। नॉर्मली हैंडशेक चलता है, हाथ मिलाना चलता है। ग्रीट द इंटरव्यूअर कॉर्डियली, ग्रीट द इंटरव्यूअर्स कॉर्डियली। तो ऐसा है कि कॉर्डियली का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसा लगे कि आप फ्लैटर कर रहे हैं इंटरव्यूअर्स को। जो इंटरव्यू करने वाला एक आदमी बैठा है या एक महिला बैठी हैं या दो महिलाएं बैठी हैं, तो लेकिन उनको जैसे आप बटरिंग कर रहे हैं ऐसा ना कहिए। आप सबों ने वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक पात्र है मेरे ख्याल से रैंचो नाम है उसका, जो बहुत ही तेज स्टूडेंट अपने को समझता है। आपने देखा होगा किस तरीके से अपना दांत दिखाता रहता है अपने प्रोफेसर्स को, वैसी जरूरत नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो आप जिस तरीके से इंटरव्यूअर्स को ग्रीट करते हैं वो एक आम तरीका हो, ऐसा न लगे कि आप बटरिंग कर रहे हैं।
प्रॉपर डेकोरम फॉलो कीजिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस तरीके का माहौल है वहाँ, उसको देख के। और गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, ये सब चलता है। क्या हो अगर एक फीमेल हो और एक मेल हो तो कैसे उसको एड्रेस कीजिएगा आप लोग, कोई बताएगा? कोई भी सर, एड्रेस फर्स्ट फीमेल member and then male member. Okay, so good morning madam, good morning sir, right? Very good, very good. और अगर दोनों फीमेल है तब? Good morning madam. एक बार good morning madam काफी है, right? Very good, very good. When asked to sit down and say thank you, वो जरूरी है, लगे कि आप जानते हैं ये सब चीजें। एक चीज है जिस पर हम ज्यादा एम्फेसाइज, कितना भी कहें ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकते, उसको बार बार समझना है, कहना है कि बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं दिखेगा इंटरव्यूअर को आप में, तो वो घबराएंगे कि आदमी को हम हायर करेंगे, पता नहीं कैसा होगा, हमेशा मीक रहेगा, हमारा सर हमेशा सर नीचे करके देखता रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, टीम में फिट नहीं होगा। याद है टीम इंटरव्यू का एक उद्देश्य था कि कैसे आप टीम में फिट कीजिए। तो अगर उन लोगों को लगता है कि आप फिट नहीं कीजिएगा, हमेशा सर नीचे करके रखते हैं, तब फिर नहीं आपका इंटरव्यू ठीक जाएगा। तो बी कॉन्फिडेंट, जब भी आप जाते हैं तो ऐसा लगे कि आप में बहुत आत्मविश्वास है, आप में एनर्जी है, उल्लास है। तो आपका उल्लास, उत्साह, आत्मविश्वास, ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी हैं और इनका पूरा प्रदर्शन होना चाहिए। प्रदर्शन ये नहीं कि आप नाच नाच के बताएं कि आप बहुत उत्साहित हैं, उल्लसित हैं, बल्कि आप एक डेकोरम के साथ इस बात का ख्याल रखें कि आप में उत्साह है, आप में उल्लास है इस काम के लिए, और आप में आत्मविश्वास है। ये योर बॉडी लैंग्वेज कैन मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी लैंग्वेज आपका है, खुद का बॉडी लैंग्वेज, कि जैसे आप हमेशा कुर्सी पर बैठते हैं तो सर नीचे करके बैठते हैं, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज से आपको अपने में आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरे को तो दिखता ही है, लेकिन आपको अपने में आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो आपको आदत ऐसी बनानी चाहिए जीवन में कि आप ऐसे अपना पोस्चर रखें, अपना बॉडी लैंग्वेज रखें कि आपका आत्मविश्वास बना रहे। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आपको अपना शरीर कैसे रखना है और किस तरीके से बैठना है, उठना है, वो जरूरी है सोचना। और खासकर मैं यंग बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आपका जीवन अभी बहुत लंबा है, तो इस आदत को डालनी है। आप अगर 5 आदमी के बीच में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम के प्रति उत्साहित हैं, उल्लसित हैं और आप में आत्मविश्वास है। हमेशा मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी बात करते हैं लोगों से तो आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश कीजिए, या उनके सामने देख के बात करने की कोशिश कीजिए। हमेशा आंखों में आंखें डाल के जोर से नहीं, लेकिन उनको देख कर। डोंट लुक डाउन, ओके, एकदम नीचे मत देखिए। मैंने एक यहाँ लिखा है कि स्टोरी ऑफ फर्स्ट आई कांटेक्ट एंड देन। तो कभी कभी क्या होता है कि पहली बार देखते हैं और खूब खुशी से हाथ मिला लेते हैं, और उसके बाद बैठते हैं, पहला सवाल पूछा जाता है, उसके बाद आंख नीचे करके, और वैसे ही पूरा इंटरव्यू आंख नीचे करके करते हैं। उसका कोई फायदा नहीं, उससे आपका आत्मविश्वास नहीं झलकता। आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आप इंगेज हैं, उनसे बातचीत करने में आपका दिल लग रहा है, आप उनकी बात समझ रहे हैं, आप उनकी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जवाब नहीं भी आ रहा है फिर भी कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो, आई फाइंड आउट, ये सब कह सकते हैं आप। लेकिन सर नीचा करके चुपचाप सुनते रहिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट आई कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद सर नीचे नहीं करना, वो पूरा हमेशा आई कांटेक्ट रखना है। बी प्लेजेंट, ओके, अच्छी तरह बात कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, उन सबों से आत्मविश्वास जाहिर होता है। और ये भी कहने का मतलब है कि आपको इसकी आदत अभी से डालनी चाहिए। स्माइल, प्लेजेंट, ये सब चीजें जो हैं वो जीवन की चीजें हैं। जब भी आप किसी से बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि अगर कोई हंस रहा है, बात कर रहा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है, तो आपको अच्छा लगता है। उसी तरीके से उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि आदमी अलाइव है, जीवंत है, इसको अपने पर आत्मविश्वास है, ये लोगों की बात समझ सकता है, स्माइल कर सकता है।
तो इसलिए वो आदत डालनी है। तीसरी चीज है कि हम लोग, खासकर बिहारी लोग, मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मैं कभी कभी जब कठिन सवाल पूछे जाते हैं या ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि ये बेवकूफी वाला सवाल है, तो मैं नाराज हो जाता था। तो वो आदत बहुत खराब है कि कभी भी नाराज न मन से होना है न दिखने देना है। मन से इसलिए नहीं होना है कि हो सकता है पूछने वाला किसी दूसरे उद्देश्य से पूछ रहा हो सकता है वो आपको नाराज करने के उद्देश्य से पूछ रहा हो, आपको एक्साइट करने के उद्देश्य से पूछ रहा हो। तो इसलिए ये जरूरी है इस बात को समझना कि आप नाराज ना हो मन में या दिखाकर। ओके, इवन लुक अपसेट, डोंट इवन लुक अपसेट। ओके, ऐसा नहीं कि आप दिखे भी नहीं कि आप नाराज हैं। अब मन में नाराजगी नहीं होनी चाहिए और बाहर तो एकदम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज की डू नॉट ब्रैग अबाउट योरसेल्फ और योर फैमिली। एक जमाना था जब लोग अपना सीवी लिखता था इंडिया में, तो पूरा अपने गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माँ का नाम, क्या करते थे वो सब लिखता था। वो सब चला गया और उसके चलते हम लोग में आदत हो गई थी कि हमारे पिताजी क्या करते थे, हमको कितनी जमीन थी, हम कितने बड़े आदमी थे। तो वो सब चीज एकदम दिमाग से निकाल देनी है। ओके, उसको खत्म करना है। कभी भी अपने बारे में बड़बोलापन नहीं करना है। डोंट बी नेगेटिव। ओके, डोंट गिव एग्जांपल्स ऑफ अदर्स फेल्योर्स। कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। ये नहीं कहने लगना है कि अरे वो उसने, देखिए ना सर, उसने इम्तहान दिया था, उसका, मेरा भाई इम्तहान दिया था लेकिन वो फेल हो गया, वो तेज नहीं है। इन सब चीजों की जब बात आती है तो अपने ऊपर सावधानी बरतनी है कि कभी दूसरे की निंदा न करें। क्योंकि जब आप दूसरे की निंदा करते हैं इंटरव्यू के सामने, तो क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि आप निंदक हैं, आप नेगेटिव आदमी हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो उस आदत को हटाना है अपने मन से। बी ऑनेस्ट, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अगर किसी तरीके से झूठ बोल के जवाब दीजिएगा तो इंटरव्यूअर स्मार्ट हैं, वो समझते हैं। अगर 2 इंटरव्यूअर होंगे तो दोनों समझेंगे, कम से कम एक तो समझेगा ही कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए जो भी बोल रहे हैं उसको ये समझ के बोलिए कि ये आपका जो जवाब है वो सही भले ही ना हो। अगर आपको सही जवाब पता नहीं है, लेकिन वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। ईमानदारी से कहें सर हमको पता नहीं है, मैडम हमको पता नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा या बाद में बता सकता हूँ, जब मैं लौट के जाऊंगा तो देख के बताऊंगा। ये सब कह सकते, उससे आपका आत्मविश्वास साबित होता है। तो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। सही जवाब की अपेक्षा आत्मविश्वास ज्यादा जरूरी है। जो भी जवाब दें, छोटे जवाब हों और मीनिंगफुल हो। एग्जाम्पल दें। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है उसका, तो एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ हमने ऐसा किया था। आप लोग पूछते हैं कि आपने कभी क्या स्पोर्ट्स कास्टिंग की है? बोले हाँ सर हमने की है, देखिए ना हमने फला दिन ये किया था। आप कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में जब स्पोर्ट्स होते थे तो मैं उनका स्पोर्ट्स पर्सन होता था। और कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो दीजिए कि इस साल ये हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कंक्रीट एग्जाम्पल हो वो उदाहरण दीजिएगा, तो आप जो कह रहे हैं वो इंटरव्यूअर्स को पूरी तरह समझ में आएगा और एक उदाहरण उनको मिलेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए वो जरूरी है। और इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू खत्म होने लगेगा तो आपसे लोग पूछेंगे आपको कोई सवाल है क्या। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल, कोई कमेंट, उस तरीके से वो भी पूछेंगे आपसे कि आपको कोई सवाल है क्या। वो भी इंटरव्यू का एक तरीका है। वो इसलिए पूछा जाता है कि पहली चीज कि आपने कितना हमारी कंपनी के बारे में, हमारे कॉलेज के बारे में सोचा है या पढ़ा है या जानते हैं। क्योंकि आप जो सवाल पूछेंगे उससे उनको पता चलेगा कि हाँ आपने हमारी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तो आपका बहुत इंटरेस्ट है इसमें। इसका मतलब है कि आप इस काम में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और याद है वो जो एक उद्देश्य था कि वुड यू फिट इन द टीम। तो अब जो अगर सवाल पूछेंगे आप, और आपने ऑलरेडी पढ़ा है उस कंपनी के बारे में, तो जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको लगेगा, इंटरव्यूअर लोगों को, कि अच्छा आपने तो पहले पढ़ रखा है इसको, इसका मतलब आप हमारी टीम के लिए सही आदमी हैं। तो ये जब सवाल पूछने के लिए आपको कहा जाता है तो सवाल पर्टिनेंट हो,
जो उस काम से संबंधित हों, ऐसे सवाल पूछिए। ओके, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और लोग देंगे शायद। कि आप पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी का या कॉलेज का कैसे एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, आगे वाले प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं, या जैसे कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कॉलेज आगे क्या सोच रहा है, किस डिपार्टमेंट में एक्सपेंशन करने की उम्मीद है, आजकल ये डिपार्टमेंट ज्यादा या ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्या उस सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट खुलेंगे क्या हमारे कॉलेज में। तो इस तरीके की चीजें पूछनी है, इससे आपका ज्ञान पता चलता है। शिवकुमार जी अगला स्लाइड, इस पर कोई सवाल? ओके, मैं जल्दी सर मेरा एक प्रश्न है। बेटा बोलो। जी प्रणाम सर। सो जैसा आपने बोला कि इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपका कोई प्रश्न है। सो आजकल इंटरव्यू में 2 से 3 कभी-कभी 5 भी राउंड होते हैं, तो हम हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करते हैं एक इंटरव्यू में। सो इस क्वेश्चन को सबके लिए कैसा आंसर देना चाहिए? अगर हम एचआर से बोलें, वो बोलते डू यू हैव एनी क्वेश्चन, या फिर हमें मैनेजर राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। सो सबको लगे कि इंटरेस्टेड हैं आप इस कंपनी में, सबके लिए वो आंसर हमारे पास किस तरह से हो। गीता, बहुत अच्छा सवाल है ये, एक्सलेंट क्वेश्चन। तो मैं दूसरे लोगों पर थोड़ा डिपेंड करूंगा जो अभी इम्तहान दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं 2-3 साल पहले या अभी, कि वो कैसे इसका जवाब देते हैं। जो चीज़ मेरे दिमाग में है, और मुझे इंटरव्यू दिए पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन जो दिमाग में मेरे है वो है कि अगर अलग अलग लेवल पर इंटरव्यूज हैं, अलग अलग लोगों द्वारा इंटरव्यू हैं, अगर तुम्हें पता है कि किस लेवल पर हैं, तो जैसे एचआर का इंटरव्यू है, एचआर में तुम सवाल जो पूछोगी वो एचआर से संबंधित सवाल होने चाहिए। ये नहीं कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। अगर तुम एचआर का इंटरव्यू दे रही हो तो उनसे पूछना है कि क्या इसके लिए हमें क्या CHRM में एक लाइसेंस होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, उसका सुविधा है क्या हमारे इस कंपनी में, वो एक सवाल हो सकता है। अगर फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन पर पूछ रही हो तो फर्स्ट लेवल पर सुपरविजन का जो है वो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि उस लेवल पर क्या लोग करते होंगे या किस तरीके का काम होता होगा। अगर मैनेजर लेवल पर है तो ये सोचना है कि मैनेजर लेवल पर किस तरीके का काम होता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग लेवल पर अगर लेवल से पूछा जाता है तो ये सोचना पड़ेगा कि उस लेवल पर, जैसे मान लो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर आपसे पूछ रहा है, तो आपका सवाल हो सकता है कि सर आपके डिपार्टमेंट में इतने सेक्शंस हैं, इतने ग्रुप हैं, आप क्या और इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, और वो एक्सपेंशन किस दिशा में आप सोच रहे हैं। वो बहुत हाई लेवल का सवाल है, क्योंकि वो हाई लेवल का इंटरव्यू है। अगर उससे नीचे वाला होगा तो उसके मुताबिक तुमको सोचना होगा कि उस वक्त क्या उपयोगी होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करने के दौरान ही वो सोचना है कि कितने लेवल का इंटरव्यू हो सकता है। अगर लेवल के बारे में आता है तो वो सोचना है। अगर मान लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंटरव्यू करते हैं, हमारे बिजनेस में, इंजीनियरिंग में पुराने जमाने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंटरव्यू करते थे। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट करता था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स करते थे, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट करता था। तो हम ये सोच के जाते थे कि इस कंपनी की इंजीनियरिंग जो है वो कैसे होती है, लोग इंजीनियरिंग खुद करते हैं या बाहर देते हैं। वो आज भी ट्रू है। जैसे आईटी में भी जाओ तो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ काम तो खुद ही करती हैं आईटी का, और ज्यादा काम वो बड़े बड़े कंपनियों को सौंपती हैं, कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू है, तो तुमको सोच के जाना पड़ेगा कि हाँ ये उस डिपार्टमेंट में क्या होता होगा। तो ये कुछ जनरल जवाब हमने दिए। आप में से कोई ऐसे हैं जो अभी अभी इंटरव्यू दिए हों या जिनको इसके बारे में जरा पता हो तो गीता को बताइए। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें।
एक जी आपने बता। बहुत सही चीज़ बोला कि वो रिलेवेंट होना चाहिए। जिस ग्रुप के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे एचआर है या से इंजीनियरिंग लीड है या एक सॉफ्टवेयर टीम लीड है, तो उसके साथ उसका क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। एक तो वो पहली बात है। दूसरी कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से कि आप जो आपका इंटरव्यू हो रहा है या रेदर डिस्कशन हो रहा है जिसपे कि वो लोग कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ जवाब दे रहे हो, उससे अगर वो जो टॉपिक जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, उसमें से बीच में से जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन होता है इफ़ यू वांट टू आस्क। जैसे कि हो सकता है बीच में कभी उन्होंने कुछ पूछा जिसका आंसर आपके पास नहीं है या आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, हो सकता है टॉपिक चेंज होकर आप मूव आउट आगे बढ़ चुके हो वहाँ से। तो एक जो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि एक बार वो क्लैरिफाई करने का कि वो ऐसा जो पॉइंट आया था बीच में उसके बारे में आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो क्या। उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जाता है कि उसको इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सच्ची में इंटरेस्टेड हो और आप यहाँ पे अभी इन्वॉल्व हो हमारे साथ में और आप इंटरेस्टेड हो ये पोजीशन के लिए, ये जॉब के लिए। तो एक वो बहुत ही पॉजिटिव साइड होता है जो मैंने देखा है। दूसरी चीज़, आप गलती से भी मत पूछो कभी कि हाँ मेरा इंटरव्यू कैसा गया या आप क्या सोचते हैं कि मेरा कैसा रहा। तो ये चीज़ गलती से भी आप मत पूछिए कहीं भी इंटरव्यू। एक्सलेंट पॉइंट अखिलेश जी, एक्सलेंट पॉइंट। खासकर मतलब दोनों पॉइंट्स, पहला वाला जो आपने कहा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसी वक्त आपसे पूछा जाता है और आपके दिमाग में वो फ्रेश रहता है। और चूंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन था या आप ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो वो एकदम ताजी चीज रहती है और वो बहुत अच्छा अवसर आपको मिला है कि आप फिर से उस क्लेरिफिकेशन को पूछ सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि उससे इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सुन रहे थे, आपको उसकी चिंता है, आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये सब अच्छे गुण हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और जो आपने लास्ट में बताया कि भूल कर भी नहीं पूछना है कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, वो बताएंगे आपको, आपको पूछना नहीं है। वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी गुड पॉइंट्स। एनीबॉडी एल्स? Thank you, sir. I hope Geeta you got some answers because there is no, इन सब चीजों का ना कोई कुक बुक आंसर नहीं होता। हर अवसर अलग होता है, हर टाइम अलग होता है, हर इंटरव्यू अलग होता है, इंटरव्यू अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। तो तैयारी ये की जाती है कि उसके बारे में जितना जान सको जानो, उसके सब्जेक्ट के बाहर में जितना जान सको जानो, और उस अवसर पर अपने को तैयार रखो कि सही सवाल या सही जवाब पूछ सको, दे सको। ये एकदम से इंस्टेंटेनियस चीज होती है और वो भी इंटरव्यूअर देखना चाहता है कितनी जल्दी क्विकली आप सोचते हो। ठीक है, तो कोई कुक बुक आंसर नहीं है, लेकिन ये सारे आंसर्स को मिला के एक तरीके से उम्मीद है कि तुमको मदद होगी। जी सर, धन्यवाद सर। ओके गुड, थैंक यू। तो हमने ओके, आफ्टर द इंटरव्यू इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थैंक यू बोलिए उनको इस अवसर के लिए कि आपको इंटरव्यू का मौका मिला है, और शेक हैंड्स, नमस्ते, जो भी बेसिक ग्रीटिंग के तरीके हैं उसको कीजिए। उसके बाद धीरे से लीव प्लेजेंटली, ग्रेसफुली, अपना नॉट हेड डाउन और एब्रप्टली कि एकदम जल्दी से उठ के भाग गए, उस तरह के ऐसा जाके कि भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, अपना धीरे धीरे स्माइल हंसते हुए थोड़ा सा निकलना है। और दूसरा कि फॉलो अप विद इन 24 आवर्स विद ए ब्रीफ ईमेल। ये आजकल बहुत होता है, तो 24 घंटे के भीतर, क्योंकि 24 घंटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आप भी भूल जाते हैं और वो भी भूल जाते हैं आपको, क्योंकि उनके पास दूसरे लोग आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करो, अगर 500 लोगों ने इंटरव्यू दिया है और उसमें 25 लोगों ने केवल लोगों को उनको एक चिट्ठी भेजी है, थैंक यू सर फॉर इंटरव्यू, इट वाज अ ग्रेट टाइम, ग्रेट इंटरव्यू। अगर कुछ छोटा सा ऐसा लिख के भेज देते हैं तो उनको वो 25 आदमी याद रहे शायद 500 में। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको फॉलो अप जरूर करें। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, सुकुमार जी। ऑलराइट, बी वेल प्रिपेयर्ड। मैं अपने कंप्यूटर पर देख रहा हूँ, आई थिंक इट शोज अप ऑन द स्क्रीन आल्सो। सो बी वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है? What does it mean? हम लोग हर तरीके से बोलते हैं अच्छा हम तो काफी तैयार हैं इसके लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है?
तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ दिए हैं जिससे आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है, प्रिपरेशन का मतलब, अच्छे प्रिपरेशन का मतलब क्या हो सकता है, और बाकी भी आइडियाज आपके पास खुद आएंगे जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो। लेकिन ये एक जस्ट स्टार्टअप है। पहली चीज है कि आप इंटरव्यू काहे के लिए कर रहे हैं, व्हाट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर। मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, किसी डिग्री के लिए कर रहे हैं, आर्मी के लिए कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं। और ये मैंने इसलिए ये सब दिए हैं कि आप में से बहुत से लोग इन सबों में जाएंगे करीब करीब, या सबों में नौकरी खोजेंगे या कॉलेज में एडमिशन खोजेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है और आपके पास PhD है एग्रीकल्चर में, तो जो इंटरव्यूअर है वो शायद आपसे ये निकालना चाहे कि आपका ज्ञान एग्रीकल्चर के बारे में कितना गहरा है, मतलब वेराइटीज ऑफ फूड, वेराइटीज ऑफ अदर थिंग्स। अखिलेश जी यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो बताएंगे कि वो डेप्थ जो है वो जानना चाहते हैं। अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका रिसर्च कैसा रहा है। सर मैं एक करेक्शन करूँ, सॉरी, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन कुछ अलग ही बन गया, दूसरा कुछ। लेकिन आप बहुत क्लोज हैं, मेरी अपेक्षा तो आप ज्यादा क्लोज हैं एग्रीकल्चर से। anyway, मैं डिफरेंशिएट ये कर रहा हूँ कि अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको देखा जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं, और ये डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ आपको, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है जिले का एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे क्या अपेक्षा करता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है तो कौन कौन से प्रोसीजर्स चेंज होते हैं, ये सब चीज की उसको चिंता करनी पड़ती है। उसके अंदर जो अफसर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो कौन काम नहीं कर रहा है या जहां पर अच्छा काम हो रहा है कैसे उसको जाके देखें। उस जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं उसको, उसके बारे में उसको ज्यादा चिंता करनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर का जो जुड़ाव है उसको उसकी चिंता करनी पड़ती है। जो एग्रीकल्चर, तो इसलिए जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू देगा उससे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का जो इंटरव्यू देगा वो उसका डेप्थ ऑफ नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यू हो रहा है, किस चीज के लिए इंटरव्यू हो रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए। कुछ तो जनरल चीजें हैं जो हमने बताई कि नाक मत पिक कीजिए और ब्रीथ कीजिए ठीक से और ये सब चीजें, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो ये सोच के जाइए कि आप काहे की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये फोकस जरूरी है। नो योर सब्जेक्ट। ओके, फोकस ऑन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, जैसा मैंने बताया कि काहे के लिए हो रहा है। ओके, तो उस सब्जेक्ट को जानिए कि आप क्या करने, काहे के लिए इंटरव्यू आपका हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल ने दिया कि बैंकिंग ऑफिसर और इकोनॉमिक रिसर्चर इन द बैंक, सेम टाइप ऑफ थिंग, यू नो, इफ यू आर इकोनॉमिक रिसर्चर इन द बैंक तब आपको पूरे इकोनॉमिक्स का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही गहरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिससे आप जाते हैं, मिलते हैं, चेक जमा करते हैं, उसको दूसरे तरीके का नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर बाहर से कोई आता है तो किस तरीके से उसका चेक जमा करना चाहिए और कैसे, क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसको पासपोर्ट चाहिए, ये सब चीज उसको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसर्चर्स को उसकी जरूरत नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक कैसे पैसा दे रही है, उसको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे पैसा दे रही है, उसको ये पता होना चाहिए कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर की इकोनॉमी जो है उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अलग अलग नौकरियां हैं, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सोच के जाइए कि स्पेसिफिकली किस चीज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आईटी के लिए है तो अलग अलग उसके बहुत से डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आईटी के बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, और दोनों पॉइंट को मिला के अगर देखिए तो नो योर सब्जेक्ट एंड नो मोर देन योर सब्जेक्ट। तो कहना यह है कि उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई दूसरी बाहर की जो चीजें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज अबाउट इट, जी के मतलब जनरल नॉलेज जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, जो जनरल नॉलेज है उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज के इंटरव्यू के लिए थोड़ा मेडिकल कॉलेजेस का आपको ज्ञान होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के इंटरव्यू के लिए उस तरीके का ज्ञान होना चाहिए बाहर का।
अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटरव्यू दे रहे हैं, बिहार की, यूपीएससी की या स्टेट एपीएससी की, उसका अलग होना चाहिए। लॉ आपको जानना चाहिए, जैसे आजकल लॉ का जनरल नॉलेज क्या हो। आजकल दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि पहले इंटरनेशनल लॉ की कोई जरूरत नहीं थी। आजकल जो लॉयर बनता है उसको इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो जो भी लॉयर होगा उसको कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दूसरे देश के लॉ का हमारे देश पर क्या प्रभाव है, इन चीजों को जानना पड़ेगा। तो जनरल नॉलेज है। वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है उस विषय में, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके। और जब भी आप बात करते हैं इन चीजों के बारे में इंटरव्यू के दौरान, तो कोशिश कीजिए कि कन्वर्सेशन के दौरान किसी भी सही समय पर अगर आप कुछ बता सकें अपने जनरल नॉलेज के बारे में, जबरदस्ती ठूसना नहीं उस सब्जेक्ट को, लेकिन अगर ऐसी बात आती है तो उसको आप जरूर बताएं। उससे लोगों को आपका नॉलेज का विस्तार पता चलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है। एक दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ कोशिश की है आपको बताने की, कि प्रिपरेशन का मतलब है कि जाने के पहले उस कंपनी के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में पूरा रिसर्च कीजिए। आजकल बहुत ही आसान है रिसर्च करना। जब भी कुछ जानना चाहते हैं, फट से गूगल खोलिए, सारी चीजें वहां पर हैं। ओके। आपको पता होना चाहिए कंपनी का करंट लीडरशिप क्या है, उसके सीईओ कौन है, उसके जो प्रेसिडेंट कौन है, कौन चलाता है उसको, जिस डिपार्टमेंट में आप दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका चीफ कौन है, वो उसका थोड़ा हिस्ट्री अगर पता चले तो आपको अच्छा लगेगा कि किस तरीके के उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। इंडिया में बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। HCL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो TCS और दूसरे कई कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए उनको। उस बिजनेस के वो जो बिजनेस उसके लीडर्स कौन है। मैंने कुछ नाम यहाँ से दिए हैं। जैक वेल्च जी के बड़े प्रसिद्ध प्रेसिडेंट होते, सैम वॉल्टन, मस्क सब जानते हैं, मानेकशॉ साहब हमारे जो फील्ड मार्शल थे आर्मी के। तो अगर इनके बारे में आपको पता होगा तो कभी न कभी ऐसा अवसर आएगा जबकि उस ज्ञान की आपको जरूरत पड़ेगी। और मैंने यहाँ कई बार लिखा है, नो नो नो, आपको जानना चाहिए। जानिए जानिए जानिए, जितना जान सके। हमने रीड 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 क्यों नहीं लिखा। जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ गांव में जो लड़का लालटेन पर सर झुका के नीचे ऊँगता भी रहता है, उसको लोग सोचते थे पढ़ रहा है। आजकल पढ़ाई ही नॉलेज का एक साधन नहीं है। किताब में रटना या किताब पढ़ना ही तरीका नहीं नॉलेज का। कई तरीके हैं। आपको टीवी से नॉलेज आता है, फोन से नॉलेज आता है, इंटरनेट से नॉलेज आता है, लोगों से बातचीत करने से नॉलेज आता है। तो नॉलेज के जितने साधन हैं उनके बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि जितना आपको पता चल सके पता चले। अंत में कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये सब आप जानते हैं। समय भी खत्म होने वाला है तो मैं जल्दी खत्म करता हूं इसको। लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको एक कॉमन है और करीब करीब जरूर पूछे जाते हैं। आपका ट्रिप कैसा रहा? तो अच्छा, हाउ आर यू ट्रिप? अगर उनको पता है कि आप बहुत लंबी दूरी से आ रहे हैं, बेंगलोर से दिल्ली आपने फ्लाई किया इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछेंगे वो। और अगर आपने पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर पूछते हैं हाउ इज योर ट्रिप, तो आप बोलेंगे ओह ए बिट लॉन्ग बट कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम्स, थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक्स फॉर आस्किंग ना एक बड़ा बहुत ही अच्छा शब्द है। उससे आप उस आदमी को धन्यवाद दे रहे हैं पूछने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है कहने का। लेकिन अगर कोई बोलेगा नो इट वाज वेरी बैड, train was 2 hours late, our coach did not have water in the bathroom, people don't know how to use the bathroom, अब हर चीज नहीं नेगेटिव बोलिएगा तो उसको कोई उसका केयर नहीं है। वो तो आपसे ऐसे पूछ दिया, नमस्ते जैसे आप कहते हैं और अपने रास्ते चलते जाते हैं, वैसे पूछ रहा है आपसे हाउ वाज योर ट्रिप। उसको वो कंप्लेन मत कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। नोबडी केयर्स, डोंट कंप्लेन। पहला ही बात आपने कंप्लेन से शुरू की, वो ठीक नहीं है। ख्याल रखना, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे साथ ये हुआ रहता है तो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो जब भी थोड़ा कोई उसको सह देता है तो हम उसको उगलना चाहते हैं। तो उससे आपको सावधान रहना है।
टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ कहिए। बाय द वे इस सब की बहुत सी वीडियोज हैं और मुझे मालूम है शिव कुमार जी ने कई वीडियो भेजे थे आपको, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं और उनका जवाब कैसे हो वो आप दे सकते हैं। टेल अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, कुछ पॉजिटिव अपने बारे में बताइए, काम के बारे में नहीं, कुछ बाहर के बारे में बता सकते हैं। ओके, व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर और लॉयर और इंजीनियर और IAS, तो आपको बताना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। ओके, तो वो तैयार होके उसके लिए जाना है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कैसे उसका जवाब देंगे अगर हमसे पूछा जाएगा तो। अच्छा, जो जॉब में है और जॉब चेंज कर रहे हैं उनसे प्रायः पूछा जाता है, और यहाँ कई लोग हैं जो बताएंगे इसके बारे में ज्यादा अच्छा। व्हाई आर यू लिविंग द करेंट जॉब, आप अभी क्यों ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो उसके अच्छे आंसर हैं। तो जैसा बताया कुछ लोग और बताएंगे। मैं जो सोचता हूँ, मैंने इसमें लिखा है कि आई हैव रेड अबाउट योर कंपनीज फ्यूचर प्लान्स एंड आई बिलीव आई कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली हियर। ओके, ये सब बोलना है। एक सावधानी ये बरतनी है कि डोंट बैड माउथ द अर्लियर एम्प्लॉयर। आपकी जिस कंपनी को आप छोड़ रहे हैं उसके बारे में भला बुरा शब्द ना बोलिए, उसको गाली मत दीजिए। ओके, कि अरे वो तो ऐसे हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो नहीं कहना है, क्योंकि उनको पता चलता है कि साल भर के बाद ये आदमी हमारे बारे में ऐसा ही बात करेगा। तो वो ज्यादा जरूरी है समझना, सावधानी बरतना इस मामले में। नेगेटिव होना एकदम खराब है इंटरव्यू के दौरान, चाहे वो किसी भी अवसर पर। जैसा मैंने बताया कि हाउ योर ट्रिप पूछेगा लोग तो आप बस कंप्लेन करने लगिए, व्हाई आर लीविंग द जॉब, आप पहले एम्प्लॉयर के बारे में कंप्लेन कर दीजिए, वो अच्छा नहीं है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपना वीकनेस बताने में कोई खराबी नहीं है, कुछ है तो। ओके, अब जैसे एक चीज जो वीकनेस बताते हैं लोग कि सर आई एम वेरी सिंसियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ माय जॉब एंड एट टाइम्स आई बिकम लेट इन कंप्लीटिंग इट। ओके, तो वो एक तरीका है शो इन करने का, बताने का कि मैं अच्छा भी हूँ, मेरी अच्छाई क्या है, सिंसियर हूँ मैं, और उससे ये खराबी होती है कि मैं थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता हूँ। तो ये एक तरीका है कहने का कि ये अच्छाई मुझसे है, मतलब इस वीकनेस को के सवाल को आपने यूज किया अपनी अच्छाई बताने के बारे में, वो एक बहुत बड़ा गुण है कि उसको कैसे पलटिया। तिवारी जी 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कॉल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस पर थे कि कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, और तो मैंने ये बताया, और एक खास ध्यान देने की बात है कि इंटरनेट पर काफी वीडियोज हैं और आपको देखना चाहिए और उन कॉमन क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहिए। एक आइडिया मिलता है हर क्वेश्चन का, उसमें जवाब भी हैं, सवाल भी हैं और जवाब भी हैं, और वो जवाब शायद आपके लिए उपयुक्त ना हो क्योंकि आपका सिचुएशन दूसरा हो सकता है, लेकिन उससे एक आइडिया मिलता है। जैसे आइडिया ये मिलता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी कंप्लेन ना कीजिए किसी सवाल के बारे में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था शिव कुमार जी। जो लास्ट स्लाइड है उस पर जाइए जरा। तो ये जो चीज मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ आपको कि आप इसको हमेशा याद रखें कि नॉलेज जो है, नो एंड नो, वो हमेशा आपको साथ देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केवल अपने विषय के बारे में ही पढ़ते हैं अगर, तो आपका ज्ञान पूरा नहीं होता, सर्वांगीण नहीं होता, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग जब इंजीनियर बन रहे थे, आज से पता नहीं कितने साल पहले, अब तो 51-52 साल हो गए, उस वक्त हम लोगों को केवल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाती थी। ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब नहीं पढ़ाई जाती थी। जो डॉक्टरी पढ़ रहे थे उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन उस वक्त भी जो डॉक्टर्स थे उनको ये पता था कि अगर 50 आदमी इस कारण से बीमार होता है, अगर 100 पेशेंट देख रहे हैं और 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर कारण से बीमार हुए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स उनको पता था और उनको पता था कि वो हिसाब उनको पता होना चाहिए। मतलब कि मैथमेटिक्स डॉक्टरों के लिए भी जरूरी था, ये कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता था। आजकल दुनिया में किसी भी कॉलेज में जाइए, जब यहाँ डॉक्टर्स आते थे तो मेरे परिवार में खुद कई डॉक्टर हैं और सबको मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है क्योंकि मैं तब तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुका था। तो कहने का मतलब ये है
कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा आप पढ़िए, उससे ज्यादा जानिए, क्योंकि उससे आपका विकास सर्वांगीण होता है। आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का क्या प्रभाव इंजीनियरिंग पर है या क्या प्रभाव स्टैटिस्टिक्स पर है, मेडिकल पर है। इकोनॉमिक्स जैसे एक सब्जेक्ट है, इंजीनियर्स को इकोनॉमिक्स की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनको सामान, बड़े बड़े सामान खरीदने होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स के। वो उसका कैसे इकोनॉमिक्स उनको जानना है, क्यों जानना है? क्योंकि इसलिए जानना है कि कहाँ वो अच्छी तरह बनता है, कितने में बिकता है, वो कंट्री में टैक्स कितना है, ये सब चीज जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह से आजकल दुनिया से सामान खरीदा जा रहा है। तो अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छी लेवल पर हैं, तो आपके अंदर ये जवाबदेही दी जाती है कि आप ये कीजिए, तो आपको इकोनॉमिक्स पता रहेगा तो आप अच्छा कर सकेंगे। तो ये तो मैं थोड़े ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये बता रहा हूँ कि आपको केवल अपने सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से आप सारे नॉलेज को उपयोग कर सकते हैं जब भी ऐसी जरूरत पड़े तो। और ये यहाँ मैं बंद करता हूँ। यहाँ सौरभ जी हैं, गौरव जी हैं, अखिलेश जी हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी इम्तिहान दिए होंगे, अभी इंटरव्यू दिए होंगे। तो मैं, ये फोरम ओपन है, आप में से जो भी सवाल पूछना चाहें या कुछ कमेंट करना चाहें, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको आने के लिए। थैंक यू तिवारी जी। अभी पूरा फ्लोर ओपन है, मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। सौरभ, गौरव और किसी को जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं, और जिसको जो भी प्रश्न पूछना हो, चाहे आप जॉब में हो या नहीं हो, तो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो। मैं फिर म्यूट होता हूँ, फ्लोर ओपन है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं कुछ ऐड कर सकूँ इसमें तो मैं जब कॉलेज में था और जब मेरी पहली इंटरव्यू होने वाली थी, तो मैं इंटरव्यू के लिए जिस तरह से प्रिपरेशन किया था वो, और अभी मैं जिस तरह से प्रिपरेशन करता हूँ उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि मैं उस समय इंटरव्यू को ऑलमोस्ट एज ए वाइवा कंसिडर करता था। फर्स्ट इंटरव्यू देने के पहले मैं सोचता था कि कॉलेज में तो वाइवा हमेशा देते हैं, इंटरव्यू जो होगा वो भी ऑलमोस्ट वाइवा की तरह ही होगा। एक इंटरव्यूअर रहेगा, जैसे एक प्रोफेसर रहते हैं, वो मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं कुछ उसका जवाब दूंगा, जैसे मैं आंसर देता हूँ। बट बाद में विथ एक्सपीरियंस या और पढ़ने के बाद, जानने के बाद पता चला कि ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। स्कूल में, कॉलेज में जो वाइवा होता है वो मोर अबाउट क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, बट इंटरव्यू जो होता है वो मोर अराउंड कॉन्वर्सेशन होते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो दोनों क्वेश्चंस के अराउंड एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सिंपल ऐसा नहीं होता है कि वो एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैंने उसका आंसर दिया और फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर गए। ऐसा नहीं होता है। वो कोशिश करते हैं कि मैं जो इंटरव्यू हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूँ, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा सके। अगर मेरा कुछ सेलिंग पॉइंट है तो मैं उसे बता सकूँ। मैं कैसे इस कंपनी में अच्छी तरह से काम कर सकूँ, या मैं क्यों एक अच्छा फिट हूँ इस कंपनी में, मैं इस चीज़ को दिखा सकूँ। तो एक डिफरेंस है वाइवा और इंटरव्यू के बीच में, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे कि मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मॉक इंटरव्यू किससे ले, कौन करे, क्या क्वेश्चन पूछे जाए, तो जैसा सुरेंद्र सर बोल चुके हैं कि पुराने क्वेश्चंस को जाओ खोजो, पुराने क्वेश्चंस देखो, वो कंपनी क्या क्वेश्चंस पूछती है, या फिर उस जॉब के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और अपने किसी भी दोस्त को कहो कि यार ये कुछ क्वेश्चंस है, तुम मुझे पूछो और मैं इसका ट्राई करूँगा आंसर देने का। और जितना वो जैसा भी वो 100% हो सकता है, नहीं
100% देकर पूछे, बट मुझे कोशिश करना है कि मैं 100% प्रिपेयर होके और 100% जिस तरह मैं इंटरव्यू में आंसर्स दूंगा, मैं वो माहौल, वो मानसिकता के साथ उसका आंसर्स दूँ। उससे ये होता है कि जब पहली बार जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो नर्वसनेस कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उससे अभ्यस्त हो चुका हूँ, उस क्वेश्चन से या फिर उस माहौल से। अगर मैं अपने आप को धीरे धीरे उस माहौल में ढालता रहूं और उसके लिए प्रिपेयर होता रहूं। अब अगर कोई कहे कि कोई दोस्त नहीं है, फैमिली मेंबर से करो, वो भी नहीं है, तुम हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिरर के सामने खड़े होकर कहो। मिरर के सामने खड़े होकर कहना और बिना किसी आईने के सामने खड़े होकर कहना में एक डिफरेंस है। कि अखिल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। कि मिरर के सामने एटलीस्ट एक चेहरा दिखता है जो थोड़ा ज़्यादा आपको नर्वस करता है। विदाउट एनी मिरर, आईना के सामने खड़े रहने से अपना चेहरा भी, और हम कुछ उस समय बोले तो वो थोड़ा नर्वसनेस प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो जब इन टेबल के दूसरे तरफ इंटरव्यूअर रहेंगे तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यू देने के, जब भी मैं इंटरव्यू दूंगा। और एक चीज़, ये बहुत कोई मुझसे पूछा था, मैं एक जगह पे इंटरव्यू का थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो उस पे वो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब या फेसबुक में एक हमेशा वीडियो आता है और उस वीडियो में रहता है कि एक लड़का इंटरव्यू देने गया, बहुत सिंपल सा कैजुअल ड्रेस पहन के गया था, और लास्ट में एक मैसेज आता है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये बात सही नहीं है। बहुत किसी को लगता है कि ये सही है, अगर मैं इस तरह करके जाऊंगा, पूरे ठाठ में एकदम छाती तान के बैठा रहूंगा, छाती तान के आंसर दूंगा। बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, ये एक चीज अलग है और एटीट्यूड दिखाना ये अलग है। हम जानते हैं कि ह्यूमिलिटी जो है वो एक ग्रेटली वैल्यूड और एप्रिसिएटेड एक ट्रेट है। इसलिए इंटरव्यू में हमें हम्बल रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपना भी बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये बात भी गलत है जिस तरह, और मुझे अपना खराब भी नहीं करना है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता है। इस तरह से अपना बहुत ज़्यादा खराबी भी नहीं दिखाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना ढिंढोरा भी नहीं पीटना है। एक बैलेंस में रहना है जिससे जो सामने वाला इंटरव्यूअर हो उसको लगे कि हाँ, ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ भांजे जा रहा है। और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, क्योंकि सुरेंद्र सर जो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप कंपनी में किस तरह से फिट बैठते हैं, इस चीज़ की भी जांच होती है, जो कि अभी लगभग हर इंटरव्यू में होता है बिहेवियर राउंड, जिसमें वो हमेशा देखते हैं कि ऑलरेडी मेरे टीम में 5 आदमी हैं या 6 आदमी हैं, या कंपनी में 50 आदमी हैं, 100 आदमी हैं, आप आओगे तो क्या उस टीम की डायनामिक्स बिगड़ेगी या अच्छी रहेगी? अगर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे तो डेफिनेटली टीम की डायनामिक्स खराब होगी, ये सब कोई जानता है। तो हमें उस तरह अब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, हम्बल रहते हुए करना है, ताकि जो मुझे इंटरव्यू कर रहा हो या बाद में मैं जिस टीम में जाऊं, जहां भी रहूं, बहुत अच्छे से सामंजस्य रख के, तालमेल रख के मैं वो काम कर सकूं, इंटरव्यू दे सकूं। एक चीज है जो कि मैं और ऐड करना चाहता हूं कि इंटरव्यू में जब भी, मेनली इंजीनियरिंग में या फिर दूसरे में भी हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत समय होता है कि
आईटी में जनरली हम लोग को प्रोग्रामिंग का कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है और उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं रहता है कि एक सेंटेंस का क्वेश्चन था, एक सेंटेंस का आंसर था और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल गए। 15-20 मिनट या वैसा कुछ देर समय लगता है उसको सॉल्व करने में। अब ये 15-20 मिनट है, इसमें अगर मैं चुपचाप बैठ के उसको सॉल्व करता रहूं तो इंटरव्यूअर को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, या फिर मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं। इसलिए कहा जाता है कि थिंक आउट लाउड। आप जो भी उसको ऐसे कॉन्वर्सेशन रखिए, आप बात करते रहिए। आप जो भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से रहना चाहिए, या फिर घर का ही डिज़ाइन है तो यहाँ पे पिलर रहना चाहिए, वहाँ पे दीवार रहना चाहिए। जो भी कर रहे हैं बोलते रहिए, इंटरव्यूअर को बताते रहिए कि आपका जो थॉट्स है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे आ रहा है। इसका एक चीज़ तो है, एक फ़ायदा है कि इंटरव्यूअर को पता रहेगा कि हाँ, मैंने जो क्वेश्चन दिया है, ये जो बंदा है ये इसी के बारे में सोच रहा है। दूसरा एडवांटेज है कि अगर आपका आंसर गलत हो रहा है या आप इधर-उधर भटक रहे हैं या आप किसी कारण से कहीं अटक गए हैं, तो इंटरव्यूअर को पता है कि कहाँ तक इसने सही जवाब दिया है और कहाँ से ये भटक रहा है या कहाँ गलत हो रहा है। तो वो तुरंत उसको सही, जैसे कि इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं चाहता है कि उसे हटा ही दिया जाए, इंटरव्यू को हटा ही दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो भी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको वो हेल्प करके बताया जाए, आगे देखा जाए क्या होता है, आगे देखा जाए क्या होता है, ये अंत तक जा पाता है या नहीं। इसलिए वो लोग भी काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत सारे सजेशंस देंगे, हिंट्स देंगे, बोलेंगे अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूं तो कैसे होगा, या इसके बारे में सोच के देखो, अगर इससे तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो या नहीं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो मैं अगर अपना सोच बोलता रहूं और कहीं अटक जाऊंगा तो वो मुझे हेल्प करेंगे, जिससे पूरा का पूरा इंटरव्यू जो रहेगा वो मतलब मिक्स एंड मैच रहेगा, पूरा कॉन्वर्सेशन रहेगा। दोनों मतलब मैं और मेरा जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, हम लोग सब एक साथ उस इंटरव्यू को अच्छे से दे पाएंगे या फिर उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और एक सर ने पॉइंट कहा था कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये क्वेश्चन सब समय आता है, सब समय हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। मैं जिस तरह से इसका प्रिपेयर करता हूँ उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने का दो तरीका, मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों पूछा जाता है। अगर मुझे पता नहीं रहेगा कि मेरा क्या वीकनेस है तो मैं कभी उस चीज़ को ओवरकम ही नहीं करूँगा। मैं अच्छा कैसे बनूंगा अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में खामियां क्या हैं। तो ये देखने के लिए पूछा जाता है कि सामने वाले को पता भी है या नहीं कि उसमें क्या क्या खामी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, सही जब भी मुझे पूछा जाता है तो मैं उसका जो मुझ में खामी है मैं उसे आंसर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक साथ बहुत सारा काम मुझे दे दिया जाए तो मैं भटक जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं दिमाग में रख पाता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक काम मैं नहीं किया, बाकी 2 हो गए या बाकी 3 हो गए, और उसके बाद बोलना चाहिए कि इस खामी को ख़त्म करने के लिए या ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके साथ मैं ऐड करता हूँ कि इसलिए मैं एक डायरी में या फिर एक डॉक्यूमेंट में या फिर एक नोट्स में, कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क के एप्लीकेशंस रहते हैं, मोबाइल में गूगल में नोट्स रहता है एक एप्लीकेशन, तो मैं वहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है।
और एट द एंड ऑफ द डे या फिर जैसे जैसे काम खत्म होता है तो मैं उसे क्लोज करता चलता हूँ कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये बाकी है। तो इससे इंटरव्यूअर को ये भी पता चलता है कि अच्छा ये एक रियलिस्टिक वीकनेस है जो किसी में भी हो सकता है, और ये भी पता चलता है कि अच्छा ये कैसे ओवरकम करता है। और ठीक है, अगर ये मेरे कंपनी में आता है और ये फेस करना पड़ता है तो ये उसको ओवरकम कर लेगा, ये उसको संभाल लेगा। और जो लास्ट चीज है कि बॉडी लैंग्वेज आपका काफी सही होना चाहिए। बोला जाता है कि अगर मतलब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं, एक टेबल के इधर उधर, टेबल इंटरव्यूअर का प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर अपनी फाइल नहीं रखनी चाहिए, उसके ऊपर अपना कॉपी कलम नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखेंगे? बैग है अगर मेरे साथ तो मैं अपने चेयर के पास रखूंगा, फाइल है मेरे साथ तो मैं अपनी गोदी में रखूंगा, मेरा कमर एकदम सीधा होना चाहिए, उठन के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है। सुरेंद्र सर ऑलरेडी कह चुके हैं कि आंख में आंख डाल के बात करना है, इधर उधर नहीं ज़्यादा देखना है, सर झुका के नहीं बैठना है, एकदम इंटरव्यूअर को फेस करते रहें, हाथ गोद में रहना चाहिए, लैप्स पे। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है सेम चीज़ है, सीधा बैठना है एकदम, और सब समय वीडियो जो ऑन है वीडियो कैमरा में देखते रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। उससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, और फिर बात मतलब जो आउटकम है, मैं इंटरव्यू में क्यों गया हूँ, क्योंकि मुझे वो जॉब चाहिए या मुझे वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या जो भी है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा। इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। एक टेड टॉक भी है बॉडी लैंग्वेज पे, सिर्फ 20 मिनट का टेड टॉक है। बॉडी लैंग्वेज टेड टॉक सर्च करने से ही आ जाएगा, वो जरूर देख ले। इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज उसमें बताया गया है, और बताया गया है कि कैसे आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अपने बॉडी से आप दिखा सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, किसको? इंटरव्यूअर को, प्लस अपने आप को भी आप फील करवा सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और जब आप अपने आप को फील करवाइएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, इंटरव्यू तो देख पाएगा ही, तो आप शांत मन से विचलित ना होकर अपना इंटरव्यू दे पाइएगा, अपना क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बस यही ऐड करना था, बस शेयर करना था कुछ अपने एक्सपीरियंस और पॉइंट्स। जितने भी रूल्स बताए, क्या ये सभी इंटरव्यू में इम्पोर्टेंस है? ऐसा कोई रूल नहीं बताया जो सभी में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक में अलग अलग वेरिएशन है। वो भी कोशिश किए बताने का, तिवारी जी भी, सौरभ भी। वो आपको अपने इंटरव्यू के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तैयारी करना, ड्रेस पहनना, ड्रेस अलग अलग इंटरव्यू का अलग अलग ड्रेस है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, कैसे ड्रेस करूँ, बिहेवियर कैसा रखूँ, चलूँ या दौड़ के जाऊँ। आप जा रहे हो फौज में भर्ती होने के लिए और जाते साथ वहाँ पे झुक करके चल रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहे हो, तो देख करके ही निकाल देगा आपको। तो निर्भर करता है कि किस चीज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो इसे बहुत सारे स्पेसिफिक चीज होंगी, लेकिन आज जो डिस्कशन हुआ वो काफी कॉमन है, जो सब जगह यूज होगा करीब करीब। किसी और को कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करें प्लीज। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई थोड़ा सा करूँ खुशबू को या बाकी लोगों को भी, ये रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मदद मिलेगी आपको प्रिपेयर करने में और इंटरव्यू फेस करने में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे करोगे तभी ऐसे होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखो। सर, अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस इंटरव्यू को आप इस जॉब को करना क्यों चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसका आंसर किस प्रकार दे सकते हैं?
ये अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब है, आप कौन से इंटरव्यू के लिए, आप कौन से जॉब के लिए, कौन से पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो। तो आपको है कि एक तो कि सबसे चीज़ जो अभी तक सब लोग बताते आ रहे हैं कि आपको एक पॉजिटिव वे में उसको पोर्ट्रे करना है। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा है कि आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है और ये एक जॉब आया है तो आप उसको पकड़ना चाह रहे हो। फिर भी आपको वो नहीं बोल के आपको उसको इस ढंग से बोलना है कि आप सच्ची इंटरव्यूअर को लगे कि आप सचमुच में इंटरेस्टेड हो वो जॉब के लिए। तो इसके लिए ही जो सुरेंद्र जी ने भी बोला शुरू में कि आप वो कंपनी के लिए या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए कि क्या है, कैसे है। आप जिस पोजीशन या जिस रोल के लिए जा रहे हैं उसके बारे में जानिए कि क्या है, कैसे है। फिर जब वो लोग जब पूछ रहे हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाह रहे हो, या एक सिंपल कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो, एक बहुत ही लेम वे और बहुत ही ऑड वे में आप बोल सकते हो कि अरे मुझे तो इंजीनियर बनना था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर में पढ़ाई भेज दिया, हम डॉक्टर बनने आ गए। ये बहुत ही गलत है। सिचुएशन चाहे जो भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि बहुत ही ऑनेस्टली कि या थोड़ा सा अपना इमोशंस को कंट्रोल करके भी कि आज के दिन में डॉक्टर एक सिंपल कि हाँ एक ट्रेडिशनल वे में कि डॉक्टर भगवान होता है, उसके अलावा कि हाँ आज के दिन में इतने लोग जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो लोग बीमार होते हैं, सही सुविधाएं नहीं मिल पाती है, सही इलाज नहीं हो पाता है, डॉक्टर के पास भीड़ लगी रहती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। मुझे अपने कम्युनिटी को, अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। ये एक पॉजिटिव वे में उसी चीज़ को बोल सकते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, आप उसको कितना पॉजिटिवली प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। इंटरव्यू के टाइम कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन का आंसर हमको आधा आता है और आधा नहीं आता है, तो उस समय हमको क्वेश्चन का आंसर बोलना चाहिए या नहीं? देखो सबसे पहले तो क्या इंटरव्यू सिचुएशन है, कैसे है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अगर वो कहीं भी इंटरव्यू जब आप फेस कर रहे हो तो आपका वो जो रिटन टेस्ट होता है कि आपको या तो सही हो गया नहीं तो गलत हो गया, वो बात नहीं होती है। ये एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 और 3 और 4 और बिटवीन अ ग्रुप वर्सेस यू। तो वो इंटरेक्शन में आप जितना जानते हो उतना ही बताओ कि हाँ मुझे मालूम है कि ऐसे 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 होता है, आगे का एग्जैक्टली कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम है। जैसे एक एग्जांपल जो सौरभ जी ने दिया कि एक वाइवा में होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन्स का लॉ बताओ, आपने लॉ का डेफिनेशन बता दिया, बात खत्म हो गई। इंटरव्यू में वहाँ पे गाड़ी नहीं रुकेगी। इंटरव्यू में हो सकता है उसके बाद में आपको वो न्यूटन्स लॉ से लेके आपको लॉज ऑफ मोशन पे अलग ढंग से चला जाए, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आ जाए। हो सकता है उसको बढ़ाते बढ़ाते बोले कि हाँ एक आप इमेजिन करो कि एक चोर भाग रहा है हाईवे पे इतना स्पीड में, आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, आप एक कॉप हो, तो आप कौन से पोजीशन पे, आपका हेलीकॉप्टर इतना स्पीड में है, आप कौन से पोजीशन पे, कितना हाइट पे, कहाँ से जंप करोगे कि आप एग्जैक्टली वो विलन की कार पे या जो चोर भाग रहा है उसकी कार पे ही आप ड्रॉप करोगे आप अपने आप को। ये उसी का एक जो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो थ्योरीज होते हैं या जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं उसके बेसिस पे आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपको मालूम है तो आप बताओ। हो सकता है कि आपको आधे रास्ते तक मालूम है कि चलो मुझे इतना तक मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ऐसे होता है, आगे क्या होगा आई कैन फिगर आउट, आई विल नीड सम मोर टाइम टू लुक फॉर इट। आप इसको पॉजिटिव ढंग में आप करके खत्म कर सकते हो। लेकिन आप ये मत करो कि हाँ मुझे नहीं मालूम है, वो आप गलती से भी मत बोलो। जितना मालूम है उतना ही बताओ और उसको आगे बढ़ाओ। कि सिर्फ ये नहीं कि मुझे आधा मालूम है आधा नहीं मालूम है तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं। आप जितने देर इंटरव्यू रूम के अंदर हैं, अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन पूछा गया और मुझे उसका आंसर नहीं पता, तो मैं उस समय कह दिया कि नहीं पता। लेकिन गेट से निकलने के बाहर तक अगर मेरा इंटरव्यू ख़त्म भी हो गया है, मैं सीट छोड़ दिया हूँ, लेकिन मैं रूम से नहीं निकला हूँ और मुझे रूम से निकलने के पहले वो आंसर याद आ जाता है, तो मैं घूम के उसका आंसर दे सकता हूँ। इट्स परफेक्टली वैलिड। मैं एक बार बाहर निकल गया तो फिर बात अलग है कि हो सकता है चीटिंग किया या कुछ और किया, लेकिन जब तक आप रूम में हैं आप पूरे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसका आंसर दे सकते हैं। इंटरव्यूअर जो है उसको एज ए पॉजिटिव देखेगा कि आप अंतिम समय तक उस क्वेश्चन के साथ लड़ते रहे या आप में वो कंप्लीट करने की जो चाहत है
वो आप में है, थोड़ा भी नेगेटिव नहीं देखा जाएगा। और अगर आप आधा आंसर देंगे और अटक जाएंगे तो हो सकता है इंटरव्यूअर जो है वो आपको थोड़ा हिंट देगा, हेल्प करेगा कि आप उसको कंप्लीट कर ले। अगेन, इंटरव्यूअर जो है वो आपको छांटने के लिए नहीं आया है, वो आपको कंपनी में लेने के लिए आया है। इसलिए वो जरूर डेफिनेटली हेल्प करेगा ताकि आप उसको अच्छे से आंसर दे सके, अपने आंसर को कंप्लीट कर सके। थैंक यू। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सिंस अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो आजकल मतलब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है, जो खास करके कॉर्पोरेट्स में, कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है अभी तक। और उसमें वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने बाकी लोगों से, भीड़ से हटकर आपने क्या कुछ अच्छा किया। चाहे आप किसी जॉब से जॉब में स्विच कर रहे हैं या स्कूल से या कॉलेज से आप मूव होकर नया फ्रेश जॉब में जा रहे हैं, इन सारे सिचुएशन में आपको एक पूछते हैं कि व्हाट्स द इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड। एक सिंपल आंसर उसका हो सकता है, जैसे कि आप स्कूल में हो, एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग 5 लोग मिलकर ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें मैंने देखा कि उसको प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने उसको हेल्प किया, फिर भी देखा कि उसे नहीं हो रहा है, उसको प्रेजेंट करना था, लेकिन फाइनली मैंने जाकर प्रेजेंट किया क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था, या वो कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था, या उसको नर्वसनेस, जो भी एक रीज़न है, आप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने देखा है उसको आप एक अच्छे ढंग से, एक अच्छी स्टोरी बना के आप उसको प्रेजेंट करें। या एक जॉब से जॉब में स्विच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बताएं कि हाँ, पिछले जॉब में या करंट जॉब में आपके क्या क्या सिचुएशन आए थे जिसमें कि आपने कंट्रीब्यूट किया समथिंग दैट वाज डिफरेंट, और समथिंग जिससे कि आपका भला नहीं, आपके टीम का या आपके ग्रुप का या आपके कंपनी का भला हुआ, या वो लोगों को बेनिफिट हुआ उसका। तो ये सब चीज़ एक बहुत ही अभी कॉमन ट्रेंड है आजकल के दिन में, कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है अभी तक, आपने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है आपके टीम के लिए, आपके ग्रुप के लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और लोग उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली और बहुत इफेक्टिवली नोट कर रहे हैं, खास करके जो बड़े कंपनीज हैं उनमें। तो एक चीज़ आप वो हमेशा ध्यान में रखिए इंटरव्यू में जाने के पहले, कि जहाँ भी वो सिचुएशन आ रहा है वहाँ पे एक आप स्टोरी अपने पास एक रखिए कि हाँ, आपने क्या कुछ किया है जिसको कि आप बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो ऑलवेज एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा आपके लिए। बोलते हैं कि आजकल तो वीडियो कर सकते हैं, लेकिन और सौरभ जी ने, गौरव जी ने पहले बताया था कि अपने शीशे के सामने खड़े होके करो, उससे फ़ायदा होता है, और एकदम सही है। थोड़ा तो आपको घबराहट होती है अपना चेहरा देख के भी, तो इसलिए वो सब करना चाहिए। एक जो टूल है वो है कि प्रिपरेशन के लिए आप पहले से क्वेश्चंस तैयार करके और उसका जवाब लिख के थोड़ा उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो वो कहा जाता था कि अपने विनियट्स बनाइए, 3-4 विनियट्स जरूर बनाइए, और उससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है तैयारी की, जवाब देने की। तो अगर सवाल दूसरे तरीके से भी वही सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रिपरेशन के पहले आप कुछ विनियट्स बनाइए और उस पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये याद रखिएगा, प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज़ें जो हैं वो टूल्स हैं, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। कई चीज़ें बताई गई, बहुत भी अच्छी चीज़ें बताई गई सबों के द्वारा, तो उनका ध्यान रखना है। बस इतना ही शिव कुमार जी। ठीक है, इससे समय भी काफी हो गया है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो कॉल हम लोग खत्म करेंगे।